हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASUP-PSC। इस वीडियो में हम ना डायरेक्ट हिट सीरीज़ करेंगे। तो इसमें हमारे टॉप जो है MCQ होंगे, टॉप 1 ईयर के करंट अफेयर्स आपके और GS के क्वेश्चन। तो इसको आप जो है ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन भी होंगे, इसमें करंट अफेयर के भी क्वेश्चन होंगे, इसमें जो PYQs जो है रिपीट होने के चांसेस है, इसमें वो भी क्वेश्चन होंगे। तो हम क्विज 1 जो है वो शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले आप ये देख लेते हैं कि क्विज से शुरू करने के लिए ये 60 डे का जो है प्रीलिम्स का कोर्स है। तो मैंने ना एक 60 डे स्टडी प्लान बनाया है। इससे पहले उसकी वीडियो डली होगी 60 डे स्टडी प्लान, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। उससे आपको अपनी पढ़ाई को, अपनी जो अभी जो बाकी दिन बचे हैं उसको कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। ये प्रीलिम्स की प्रेडिक्शन है। तो 100+ क्वेश्चन जो है UPPSC प्री 2024 में आए थे और ये सारे क्वेश्चंस कोर्स से थे। तो हम क्विज़ करते हैं, तो क्विज़ को जो है बहुत अच्छे से करिएगा। पहले आप क्या करना, 60 डेज़ जो अपना स्टडी प्लान है, 60 डेज स्टडी प्लान है, उसको आप देख लीजिए। उसका जो शेड्यूल है वो मैंने डाल रखा है और टेलीग्राम पे भी डला हुआ है। और आप जैसे जैसे उसको कवर करते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये क्विज़ भी होता रहेगा। तो आप इसको देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टैब्लिश। तो ऑब्जेक्टिव क्या है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का? तो ऑब्जेक्टिव है, इसका आंसर होगा आंसर डी, वेलफेयर स्टेट। तो वेलफेयर स्टेट है ऑब्जेक्टिव। तो आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करता है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, उसका काम क्या है? आर्टिकल 38 में क्या है? टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, आर्टिकल 38। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ आप इसको देख लेना आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है with reference to the following provision contained in part 4 of the constitution which of the following is correct। तो कभी भी जैसे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए तो आप स्टेटमेंट को पढ़िए। स्टेटमेंट पार्ट 4 की बात की गई है, कौन से प्रोविजन इसमें करेक्ट है। अब देखो यहाँ अगर करेक्ट लिखा है, इनकरेक्ट लिखा है, तो इसको हमेशा एनसर्कल कर दिया करो। तो आपको हमेशा पता रहेगा कि कौन सी चीज़ पूछी है। तो पहला है दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिकॉज दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। आर्टिकल जो 37 है, आर्टिकल 37 जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, वो कहता है कि दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। सेकेंड है दे शेल बी एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। तो ये जो है ये स्टेटमेंट गलत है। तो आर्टिकल 37 स्टेट दैट द प्रोविजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट एनफोर्सेबल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है दे आर सबसर्विएंट टू द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि मिनर्वा मिल केस में ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला गया था कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है और फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए। देयर शुड बी अ हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन देम। तो ये भी गलत है। तो हमारा जो सही स्टेटमेंट है सिर्फ ओनली 1 है। तो ओनली 1 कहाँ लिखा है? इस सी में। तो सी हमारा जो है सही स्टेटमेंट हो गया। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट लॉज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल आफ्टर 24 अप्रैल 1971 आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो जो हमारे लॉज हैं इंक्लूड हुए हैं 9th शेड्यूल में आफ्टर 24 अप्रैल 1973, वो आपके सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू हैं। ये किस में हुआ था? तो इसका आंसर क्या है?
तो इसका आंसर है IR कोहलो केस। देखो क्या है ना कि IR कोहलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो जितने भी आपके लॉ हैं जो आपके 9th शेड्यूल में हैं उनको एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये है कि वो जो लॉ है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएंगे, जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएंगे। और वो कौन सी डेट से कि 24 अप्रैल 1973 के बाद कोई भी अगर 9 शेड्यूल के अंदर अगर कोई भी लॉ अगर आया है उनकी जुडिशियल रिव्यू होगा, उनकी कंप्लीट इम्यूनिटी नहीं होगी, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं होगी। और ये बेंचमार्क कहाँ से रखा गया था? ये बेंचमार्क रखा गया था केशवानंद भारती, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस था। तो केशवानंद भारती केस के बाद जो उसकी वर्डिक्ट आई थी उसके बाद अगर कोई भी 9 शेड्यूल के अंदर कोई भी लॉ इंक्लूड होता है तो उसकी एब्सोल्यूट इम्यूनिटी नहीं होगी। ये IR कोहलो केस में बोला गया था। तो इसमें कंफ्यूज मत हो ना, कुछ लोग जो है इसका A आंसर लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर से जो सही है वो C है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका आंसर है प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, ensure participation of worker in the management of industry and safeguard forest and wildlife। तो इसमें से कौन सा जो है आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है? तो इसका जो आंसर है वो तीनों हो जाएगा, तीनों सही है, क्योंकि फ्री लीगल एड टू पुअर ये आपका आर्टिकल 39A है, ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है। वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री 43A है। सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये 48A है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं तीनों जो हैं ये आपके 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है। तो इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसमें से कौन सा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूट करता है? अच्छा, पहला अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, ड्यूटी टू पे टैक्सेस, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो इसका आंसर है आंसर A। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 3 नहीं है। ड्यूटी टू पे टैक्सेस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज, बाकी सब है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंट्रोड्यूस हुआ था। मतलब आपका जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं था। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड हुई और उस टाइम 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड हुई। फिर उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और उससे फिर एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड हुई, तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई। तो ड्यूटी टू पे टैक्सेस जो है वो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, लेकिन आपका जो स्वर्ण सिंह कमेटी है जिन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की रिकमेंडेशन दी थी, उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि इसको भी होना चाहिए, लेकिन ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप यहाँ देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट। तो कभी भी आप इनकरेक्ट और करेक्ट अपने क्वेश्चन में देखा करो तो हमेशा उसको एनसर्कल कर दिया करो। इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन पार्ट 4A। ये तो अभी हमने पढ़ा है, तो ये हमारा जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है ये, क्योंकि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 10 के बारे में बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर अमेंडेड ट्वाइस, तो ये भी गलत है। ये भी गलत है क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ एक बार अमेंड हुई है। कब? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर नॉट कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज़। तो ये स्टेटमेंट सही है कि दे आर नॉट कोरिलेटिव। तो हमसे इनकरेक्ट पूछे हैं, तो हमारे 1 और 2 स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर B।
इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल कैन इनिशिएटेड आइदर बाय अ मिनिस्टर और अ प्राइवेट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। सेकेंड, president must give his assent to the constitutional amendment bill. Next, state government has no role in the amendment of the constitution. तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? पहला स्टेटमेंट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैन बी इनिशिएटेड आइदर बाय अ मिनिस्टर और प्राइवेट मेंबर। तो ये सही है। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो एनी मेंबर है, चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो, मिनिस्टर हो, कोई भी हो, वो कर सकता है। प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो ये भी हमारा सही है। तो आर्टिकल 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने ये कंपलसरी कहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो अपना एसेंट देगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नो रोल इन द अमेंडमेंट ऑफ द क्वेश्चन, गलत है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर वो रोल प्ले करता है अमेंडमेंट ऑफ द सम फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो फेडरल फीचर से इंक्लूडेड है। तो इसलिए 50% जो है 50% रेटिफिकेशन जो है स्टेट का चाहिए होता है, हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो फेडरल फीचर से रिलेटेड जो केसेस हैं वहाँ स्टेट का रोल होता है। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, 1 and 2, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर किसकी रिक्वायरमेंट होगी? तो अभी हमने बात की थी जो भी केसेस हैं जो फेडरल फीचर से रिलेटेड हैं वहाँ स्टेट का जो है 50% रेटिफिकेशन चाहिए होगा। तो वो फेडरल फीचर से कौन से केसेस इंक्लूड है? इसका आंसर है डी, 3 and 4। तो 5th and 6th शेड्यूल गलत है। 5th and 6th शेड्यूल नॉर्मल सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्पेशल मेजॉरिटी से। एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, तो 7th शेड्यूल आपका जैसे यूनियन लिस्ट, आपका कंकरेंट लिस्ट और इन सब से रिलेटेड है। तो ये इसके लिए भी जो है आपका स्टेट का चाहिए होगा। फिर पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पावर ऑफ द पार्लियामेंट इसके लिए भी स्टेट चाहिए होगा। और क्या है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्यों चाहिए होगा? आप मुझे बताएंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन को है कौन कौन से मेंबर जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, तो आप मुझे बताएंगे। कंपोजिशन एंड द पावर ऑफ जुडिशरी, कंपोजिशन एंड पावर ऑफ जुडिशरी इसके लिए भी चाहिए होता है स्टेट का। तो इसका हो गया आंसर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा अमेंडमेंट करेक्टली मैच नहीं है? नॉट करेक्टली मैच, तो नॉट करेक्टली 103 10% रिजर्वेशन टू EWS, बिल्कुल सही। 104 एबॉलिशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, सही। 105 रिस्टोर्ड पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई SEBC, सही। रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर द मेंबर इन द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो रिजर्वेशन और सीट के बारे में तो बात करता है ये मेंबर की, लेकिन हम इसको देख लेते हैं कि ये क्यों गलत है। तो इसका हमारा डी गलत होगा। डी गलत इसलिए है क्योंकि 106 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो बात करता है रिजर्व्ड 1/3 सीट्स फॉर विमेन, कहाँ? लोकसभा, स्टेट असेंबली और NCT दिल्ली, इन तीन के बारे में बात करता है, तो इसका आंसर
डी हो जाएगा कि ये क्यों गलत है, तो डी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि एज पर आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, तो मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका आंसर हो गया आंसर सी लोकसभा। तो लोकसभा में आर्टिकल 75 में मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो जो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इंक्लूडिंग पीएम इज अकाउंटेबल टू हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोकसभा, फॉर द गवर्नमेंट एक्शन एंड पॉलिसी। तो इसका मतलब ये है अगर लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास कर दिया तो एंटायर जो गवर्नमेंट है उसको रिजाइन करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा इज करेक्ट, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो राज्यसभा से रिलेटेड जो है वो करेक्ट है। तो पहला, इट्स मेंबर आर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, करेक्ट पूछा है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मेंबर जो है राज्यसभा के इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर से डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं ओपन बैलेट से। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, तो इट इज अ permanent chamber, so it is not subject to dissolution. Only one third member retire every second year, ठीक है। अब नेक्स्ट है यूटीज हैज नो रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, ये गलत है। दिल्ली, पुडुचेरी, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, इनकी जो है रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा में। फिर है अटॉर्नी जनरल डज नॉट हैव राइट टू स्पीक इन राज्यसभा, तो ये भी गलत है। आर्टिकल 88 के अंदर जो अटॉर्नी जनरल है उसके पास राइट टू स्पीक है एंड टेक पार्ट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी लोकसभा राज्यसभा, बस क्या है राइट टू वोट नहीं है। तो राइट टू टेक पार्ट, राइट टू स्पीक वो है, तो इसका सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, आंसर बी। तो यहाँ करेक्ट लिखा हुआ है, ये गलत है, तो इसका बी सेकेंड जो है वो स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्टली डिस्क्राइब्ड बाय द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल। इट लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, तो ये 7 शेड्यूल से रिलेट करता है। इट कंटेन्स द लैंग्वेज, लैंग्वेज 8 शेड्यूल है, 8 शेड्यूल के अंदर हमारी 22 लैंग्वेज है। इट प्रोवाइड फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट बिटवीन सीट्स वेरियस स्टेट एंड यूटीज, तो ये 4 शेड्यूल से है। नेक्स्ट है इट कंटेन प्रोविजन फॉर ओथ एंड अफर्मेशन फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये 3rd शेड्यूल से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो गया आंसर सी जो 4th शेड्यूल से है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट द मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन नॉट बिकम इट्स मेंबर, तो कौन सी जो कमेटी है कि जो मेंबर ऑफ राज्यसभा हैं वो इसके मेंबर नहीं बन सकते। इसका आंसर है आंसर एस्टीमेट कमेटी। तो एस्टीमेट कमेटी के अंदर जो सारे मेंबर्स हैं वो लोकसभा के होते हैं, और कितने मेंबर्स होते हैं ये 30। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एम्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट फेडरल डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन सुप्रीम कोर्ट, तो फेडरल डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो इसके आंसर है आंसर इसका आर्टिकल 131। तो आर्टिकल 131 जो है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से रिलेट करता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से रिलेट करता है, जो एम्पावर करता है टू हियर डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यूनियन एंड स्टेट ऑन वन साइड एंड अदर स्टेट, बिटवीन 2 और मोर स्टेट, तो इनसे जो है डील करता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 131। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इसमें से कौन सा जो है इंडियन फेडरलिज्म का फीचर है, तो इसका आंसर है
पहला, डुअल गवर्नमेंट है। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। डिवीजन ऑफ पावर, ये भी है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी है। तो हमारे यहाँ जो फेडरल फीचर है इंडियन फेडरलिज्म, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। तो इंडियन फेडरलिज्म क्या है कि डुअल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है, रिटन है, तीसरा उसकी सुप्रीमेसी है, फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, बाई कैमरलिज्म है, तो ये हमारे जो है फीचर हो गए ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट वो होती है जो सब्जेक्ट, सेंटर मतलब यूनियन और स्टेट दोनों शेयर करते हैं। तो कंकरेंट लिस्ट का कौन सा पार्ट है? तो इसका आंसर है ए, एजुकेशन, ट्रेड यूनियन एंड अडॉप्शन एंड सक्सेशन। जो लिकर है वो स्टेट लिस्ट में है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है ना, अलग अलग स्टेट का जो आपके लिकर के प्राइजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो जो लिकर है वो स्टेट टैक्स लगता है, तो वो स्टेट लिस्ट में है। तो ओरिजिनली जो है 52 मैटर्स थे कंकरेंट लिस्ट में, अब जो घट के ओरिजिनली 47 थे, अब जो बढ़ के जो है वो 52 मैटर हो गए। नेक्स्ट है, विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी कंसीडर इट्स फॉलोइंग इफेक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इट लीड्स टू द सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 एंड 20। Parliament can make law on subject list. President can modify distribution of revenue of state. तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसमें क्या है, करेक्ट बताना है। तो पहला गलत है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, तीसरा भी सही है। तो आर्टिकल जो 358 है वो बात करता है ऑटोमेटिक सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, गारंटीड अंडर आर्टिकल 19, ऑटोमेटिक। आर्टिकल 359 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को, यहाँ ऑटोमेटिक सस्पेंशन है, यहाँ एम्पावर कर रहा है प्रेसिडेंट को टू सस्पेंड द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। सब कर सकते हैं लेकिन 2021 नहीं होगा। बाकी सही है, पार्लियामेंट लॉ बना सकता है ऑन द स्टेट लिस्ट and president can modify the distribution of revenue and और सेंटर के पास जो है पावर आ जाती है कि वो सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है ऑन एनी मैटर। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट। पहला assertion, union executive is headed by president of India. There is no limitation on the power of the president. तो
पहला बिल्कुल सही है। आर्टिकल 53 बोलता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन जो है वो प्रेसिडेंट के पास होगी, और नो लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 61 के अंदर ये कहा गया है, आर्टिकल 61 के अंदर कहा गया है, इम्पीचमेंट के बारे में बात की गई है। अगर कोई भी वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है तो इम्पीचमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, सॉरी हाँ वॉयलेशन होगा तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट होगा। तो इसका आंसर है आंसर सी, 1 इज ट्रू ट्रू एंड R इज फॉल्स। नेक्स्ट है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। ये मैंने पहले पूछा था क्वेश्चन, अगर किसी ने अपना आंसर लिखा होगा, कमेंट बॉक्स यूज़ करके लिखा होगा, तो यहाँ से चेक कर लेना कि आंसर सही है या गलत है। कौन कौन से होंगे? इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट सही है, मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ ऑल स्टेट सही है, दिल्ली एंड पुदुचेरी सही है। तो ये डी तीनों सही हैं। तो मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, दूसरा इलेक्टेड, ध्यान रखना ये इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड नहीं है। इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड नहीं है अपॉइंटमेंट में। इलेक्टेड मेंबर, फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबलीज, फिर आपका लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो इनके जो मेंबर हैं वो होते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो वाइस प्रेसिडेंट जो है अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट आप देख लेना, क्योंकि हाल ही में जो है हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रिज़ाइन किया है। तो कौन वाइस प्रेसिडेंट को जो है इलेक्ट करता है? तो मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड मेंबर ऑफ द राज्यसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 बी। तो वाइस प्रेसिडेंट को कौन करता है कि लोकसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर दोनों, ऐसे ही राज्यसभा के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर। तो ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट में लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, तो अच्छा एक बात है कि आप मुझे बताना कि हम इसमें कितने क्वेश्चंस रखें, कि आपको जो है मोनोटोनस ना लगे और आप एक टेक में उसको करते चले जाएं, कि कितने घंटे का जो वीडियो है उसको रखा जाए, मतलब कितने क्वेश्चंस रखे जाएं। विद रिस्पेक्ट टू रेजिड्यू पावर अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आर्टिकल 248 डील्स विद इट, इट इज़ बेस्ड ऑन कैनेडियन मॉडल, इट इज़ वेस्टेड इन द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका पहला स्टेटमेंट सही है, रेजिड्यू पावर आर्टिकल 248 कैनेडियन मॉडल पे है, स्टेट गवर्नमेंट गलत। क्योंकि रेजिड्यू पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस फॉर प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा लीगल एडवाइजेस, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी है, 1 एंड 2। देखो इंटर स्टेट काउंसिल जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये तो होगा नहीं। जोनल काउंसिल जो है वो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये भी नहीं होगा। और जो नीति आयोग है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, ये जो है आपकी ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना स्टैट्यूटरी बॉडी है।
ये आपके एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और ये एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस में है ये, तो एनडीसी और ये, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो मुझे बताएंगे अटॉर्नी जनरल कौन है, कौन से आर्टिकल से डील करता है, आर्टिकल बताएंगे अटॉर्नी जनरल का। तो मस्ट बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये सही है। अटॉर्नी जनरल जो है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है एंड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सही है। मस्ट हैव क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड फॉर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी बात बिल्कुल सही है। हैव द राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट, ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल 88 के अंदर ये कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग, पर राइट टू वोट नहीं है। तो 1 and 2। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट। पहला, राज्यसभा हैज नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल, कि रिजेक्ट और अमेंड करने की कोई पावर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर्टिकल 109 जो है मनी बिल से कहता है शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। तो पहले क्या है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो और लोकसभा में पास होने के बाद फिर ट्रांसमिट हो सकता है राज्यसभा में, और राज्यसभा जो है वो सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है विद इन द 14 days। राज्यसभा कैन वोट ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव प्रिविलेज जो है वो लोकसभा के पास है। नेक्स्ट है राज्यसभा कैन नॉट इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो अभी हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 368 के अंदर कोई भी हाउस, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, वो पार्लियामेंट का कोई भी हाउस वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो इसका आंसर होगा, तो पहला हमारा पहला भी गलत है, तो इसका सी हो गया। Under which of the following article Rajya Sabha can authorize Parliament to legislate on the state lead subject in the national interest? तो आर्टिकल 249 के अंदर, तो आर्टिकल 249 के अंदर जो राज्यसभा है बाय रेजोल्यूशन सपोर्टेड बाय नॉट लेस देन 2/3 member present and voting can empower the parliament to legislate on the matter in the state list in the national interest। तो ये जो फोर्स में रहता है ये 1 साल से ज़्यादा फोर्स में नहीं रह सकता, नॉट एक्सीडिंग 1 year। तो आर्टिकल 249। तो ठीक है, ये बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जीएस के हो गए, करंट अफेयर्स के हो गए, आप मुझे बता देना, और आप कितने क्वेश्चन एक वीडियो में करने के लिए कंफर्टेबल हो आप वो मुझे वो भी बता देना। तो अभी हमने 25 क्वेश्चंस किए हैं, तो अगर आपको और कितने इंक्रीज़ करने हैं आप जो है वो कमेंट बॉक्स यूज़ करके बता देना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।